जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। 4 साल बाद भी हिंसा का साया कायम है। उत्तर पूर्व दिल्ली में हुई सांप्रदायिक हिंसा को 4 साल हो गए। हालांकि अदालती मामले में कई बरी होने के साथ एक कठिन राह देखी गई। अदालत ने घटिया जांच के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। इस तरह से 2020 में महामारी फैलने से ठीक पहले देश की राजधानी के उत्तर पूर्वी हिस्से सांप्रदायिक हिंसा का जो प्रभाव रहा उसके प्रभावित हुए थे। भारत की हलचल भरी राजधानी में 23 फरवरी से 27 फरवरी के बीच हुई इस घटना के 4 साल बाद भी इस साल लोकसभा चुनाव नज़दीक आते ही खबरें आई हैं कि दिल्ली पुलिस को चुनाव से पहले हिंसा की आशंका है। हिंदुस्तान टाइम्स ने बताया कि पुलिस को एक सलाह दी गई है और अब उसने उन प्रदर्शनकारियों पर नज़र रखने और शहर के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने का फैसला किया है, जिन्होंने 2020 के सीएए विरोधी आंदोलन में भाग लिया था। इस प्रकार पुलिस को कथित तौर पर निवारक कदम उठाने की सलाह दी गई। आगे हालांकि सिलसिलेवार हिंसक घटनाओं के बाद दिल्ली हिंसा का मामला धीरे धीरे आगे बढ़ा है, जिसमें 50 से अधिक लोग, 38 मुस्लिम, 15 हिंदू मारे गए और 700 घायल हुए थे। हिंसा के बाद दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग द्वारा गठित एक समिति ने कहा कि फरवरी 2020 में अगले 3 दिनों में भीड़ दिल्ली में पूरे जिले में फैल गई और मुसलमानों को निशाना बनाया गया। द प्रिंट की एक रिपोर्ट के अनुसार हिंसा के संबंध में 757 दर्ज मामलों में 183 व्यक्तियों को अपराध मुक्त कर दिया गया और 75 को बरी कर दिया गया। इस मामले में कई मोड़ देखने को मिले। नवंबर 2023 में एक अदालत ने 7 लोगों को बरी कर दिया क्योंकि अभियोजन पक्ष कथित तौर पर यह साबित करने में विफल रहा कि ये लोग हिंसक भीड़ का हिस्सा थे। वीडियो रिकॉर्डिंग के साक्ष्य के बावजूद अदालत के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि इसमें हेरफेर की जांच के लिए जांच की गई थी। और एक अन्य उदाहरण में एक अदालत ने दिल्ली पुलिस की जांच पर घटिया जांच के रूप में टिप्पणी की और जांच के लिए बिना सबूतों में हेरफेर करने के लिए उनकी आलोचना की। इसी तरह जून 2023 में द हिंदू रिपोर्ट में किया कि कक्कड़डुमा कोर्ट ने 9 दिनों के भीतर 4 मुस्लिम पुरुषों को बरी कर दिया था। 2020 दंगों में संबंधित 2 अलग अलग मामलों में कहा गया था कि उनके खिलाफ सबूतों की कमी थी। द हिंदू के अनुसार अक्टूबर 2023 में एक बार फिर अदालत ने पुलिस आयुक्त को जांच अधिकारी आईओ को के आचरण की जांच शुरू करने का निर्देश किया, जिसने आरोप पत्र का मसौदा तैयार किया था। अदालत ने कहा कि वह केवल सुने सुनाए साक्ष्य पर भरोसा कर रही थी। न्यायाधीश पुलत्स्य प्रचालना ने बताया कि पुलिस से पिछले सीओ सुनी सुनाई बातों पे अदालत के महत्वपूर्ण को देरी किया। पिछले महीने जनवरी की हालिया खबरों में विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद उन विशेष आयोजकों में से एक हैं जो 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में मामले में दिल्ली पुलिस का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने 15 दिसंबर 2023 को अपना इस्तीफा देने के बाद अपना इस्तीफा वापस ले लिया। द वायर की 2020 की एक रिपोर्ट के इस मामले पर रिपोर्ट दी गई है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने अपने दावे को साबित करने की कोशिश की और दिल्ली दंगे नागरिकता संशोधन अधिनियम विरोधी प्रदर्शनकारियों द्वारा आयोजित एक साजिश थी। दिल्ली पुलिस ने कथित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव सीताराम येचुरी, विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जयति घोष, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बुद्धिजीवी आनंद पूर्वानंद के साथ साथ कई प्रमुख हस्तियों को आरोपी बनाया था, जिसमें कई यह भी तर्क दिया गया कि दिल्ली पुलिस यह कहकर अपने आलोचकों पर निशाना साधने की कोशिश कर रही है कि येचुरी और घोष जैसे लोग भी साजिश का हिस्सा थे। इसके अलावा 2023 में एक और
मौन में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अनुसार बेंगलुरु में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बोलते हुए उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मुरलीधर ने कहा कि वह दिल्ली दंगा मामले में अपने फैसले पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में भ्रमित थे। फरवरी 2020 में न्यायमूर्ति मुरलीधर ने दिल्ली दंगों के दौरान पुलिस की निष्क्रियता के संबंध में याचिकाओं को संबोधित करते हुए 3 तत्काल बैठकों की अध्यक्षता की थी और आधी रात को उनके घर पर आपातकालीन सुनवाई बुलाए जाने के बाद आदेश जारी कर दिया कि दिल्ली पुलिस को दंगा पीड़ितों की सुरक्षा और उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा उन्होंने सरकार को दंगों के विस्थापित लोगों के लिए अस्थायी आश्रय और उपचार परामर्श इस तरह से जब व्यवस्था के लिए न्यायमूर्ति के जो मुरलीधर को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। इस तरह से जब उनकी बातचीत हुई और जब आगे के फैसले आते गए, इस तरह से लोगों को फंसाया जा रहा था। लोगों ने अपने रिश्तेदारों अपने परिजनों को खोया हुआ था, उन्हें 10-10 लाख रुपए मिलेंगे ऐसा बोला भी गया था। सरकार ने योजना बनाई थी और दिया भी। तो फ्रंटाइल को एक मैग्नीज रिपोर्ट के मुताबिक सरकार ने जान गंवाने वाले 53 लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया, लेकिन लोग अभी भी हिंसा के साये में जी रहे हैं। फ्रंट लाइन में खजूरी खास की रहने वाली 30 वर्षीय शबनम की कहानी उनके पति मोहम्मद अमजद अपने घर में एक मोबाइल मरम्मत की दुकान चलाते थे, तब नष्ट हो गई जब भीड़ ने उनके घर में आग लगा दी। यह दंपति अभी भी हिंसा के बाद चल रहे वित्तीय झटके के नुकसान से जूझ रहे हैं। इस तरह की कई सारी घटनाएं देखने को मिली हैं। आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।